गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक ना? तो उसके लिए तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो ये क्लास है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर का 5वां क्लास है और आज हम लोग यूनिट 2 का ए पढ़ रहे हैं, ठीक ना? इसके पहले वाली वीडियो में यूनिट 2 के ए में ही हम लोग क्या पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे कि एलिमेंट्री लेवल पे एजुकेशन सिस्टम क्या है और प्राथमिक लेवल पे एजुकेशन सिस्टम क्या है, यानी उसकी स्वरूप की हमने बात की थी। और जो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं उन पे हमने बात किया था और उनका समाधान क्या है उन पे भी हमने बात किया था। और उससे जुड़ी जो सरकारी नीतियाँ सरकार की तरफ से लाई गई थी उस पे भी हमने थोड़ा सा बात किया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा कि प्राथमिक शिक्षा का हम सार्वभौमिकरण कैसे करें, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको देश के कोने-कोने तक हम कैसे पहुँचाएँ और हर बालक को कैसे दिलाएँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक अभियान लाया गया था जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक ना? जिसको हम एसएसए भी कहते हैं, ठीक ना? एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। तो ये एमएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक ना? इससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि सर्व शिक्षा अभियान किस लिए चलाया गया था? सर्व शिक्षा अभियान में के तहत कितने से कितने आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना कब की गई? इसको किसने लाया? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना? तो आप भी इसको वीडियो को देखिएगा, ये आपके लिए भी है, ठीक ना? तो हम लोग देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में डिटेल से। तो देखिए, टोटल पॉपुलेशन 22% था, ठीक ना? टोटल पॉपुलेशन का 22% बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ठीक ना? जो हमारे भारत का कुल जनसंख्या था उसमें से जो 22% की आबादी थी छोटे बालकों की, वे स्कूल न जाने वाले बच्चे थे। तो ये एक गंभीर समस्या थी हमारे यहाँ कि 22% बचे हुए बच्चों को हम शिक्षा कैसे दिलाएं, बेसिक शिक्षा, क्योंकि ज़रूरी होती है। तो फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं 1910 में क्या था कि गोपाल कृष्ण गोखले केंद्रीय सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक प्रस्ताव पेश किए कि जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है उसको ज़रूरी देना चाहिए। इसके संबंध में एक प्रस्ताव पेश किए जिसे शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, उसको स्वीकार नहीं किया गया, ठीक ना? तो ये बात थी 1910 की। आगे हम देखते हैं 1917 में क्या हुआ। 1917 में बम्बई में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हुआ और जो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की बात की गई थी तो उसको मान लिया गया, ठीक ना? फिर सन 1937 में क्या हुआ, जो प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था वो गति पकड़ी और कई प्रांतों में इसको लागू कर दिया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो अनिवार्य है, उसको दिया जाना है। फिर सन 1946 में क्या हुआ कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा में कोई विशेष प्रगति लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट था, शिक्षा के प्रति कोई उतनी जागरूकता नहीं थी, ठीक ना? फिर इसके बाद हम देखते हैं 1947 में। 1947 आपको पता ही है कि वो समय है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो देश उसी समय स्वतंत्र हुआ था, लेकिन राजनीतिक तथा सामाजिक उथल-पुथल के कारण उचित शिक्षा का वातावरण नहीं बन सका। आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जिसके कारण काफ़ी हिंसा हो रही थी। हमारा देश गरीबी के निचले पायदान से गुजर रहा था, ठीक ना? तो इस समस्या के कारण शिक्षा का जो उचित वातावरण होता है वो नहीं बन सका था, ठीक ना? फिर इसके बाद हम सन 1950 में देख लेते हैं। 1950 में क्या है, देश का नया संविधान लागू हुआ जिसके अनुच्छेद 45 में सन 1960 तक 10 साल बाद तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, ठीक है? हमारे देश का संविधान लागू हुआ 1950 में और संविधान लागू होने के बाद 45वें अनुच्छेद में कहा गया कि जो 14 वर्ष के बालक हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगा, वो भी निःशुल्क और
अनिवार्य कब तक, 1960 तक 10 साल का टाइम दिया गया और बोला गया कि उनके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था राज्य सरकार करेगा। इसको हमारे संविधान में डाल दिया गया, ठीक ना। परंतु 14 वर्ष तक के बालकों का अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का यह संवैधानिक निर्देश वास्तविक रूप से अभी काफ़ी दूर है। संविधान में तो इसको जोड़ दिया गया, लेकिन हर प्रांत जो था, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ऐसा करने में विफल रही। वहाँ वो गवर्नमेंट अपने यहाँ के जो प्राथमिक विद्यालय थे उनका स्ट्रक्चर सही नहीं कर सकी और मतलब कि उसको धरातल पर उतारने में कामयाब नहीं रही, ठीक ना। सरकार द्वारा अनेक प्रयासों के बावजूद इसमें आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। संविधान में जोड़ा गया, लेकिन जिस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति हम करना चाहते थे, हम नहीं कर पाए, ठीक ना। अतः केंद्र सरकार व मानव विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया, ये कारण था, ठीक ना। जब राज्य सरकार इसको करने में विफल रही कि जो एलिमेंट्री लेवल के बच्चे थे उनका एनरोलमेंट नहीं करा सकी, बेसिक जो स्कूल का स्ट्रक्चर था उसको नहीं सुधार सकी, घर घर तक शिक्षा को नहीं पहुंचा सकी, तो सर्व शिक्षा अभियान को केंद्र सरकार व मानव विकास मंत्रालय के तरफ से लाया गया, ठीक ना। तो इतना आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसके तरफ से लाया गया, केंद्र सरकार और मानव विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक ना। फिर इसके बाद अब हम सर्व शिक्षा अभियान के बारे में डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको 2000 से 2001 के बीच में लाया गया, ठीक ना। इसको लाने वाले कौन हैं, हम बात करते हैं, थोड़ा ठहर जाइए। ये सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उन्हीं के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। उस समय एक नारा भी दिया गया था, स्कूल चलो, स्कूल चलें हम, ठीक ना। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका था कि एक निश्चित समय अवधि में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने हेतु, यानी कि एक टाइम लिमिटेशन दिया गया। 2001 में आया तो 2009 तक एक उद्देश्य फिक्स किया गया कि प्राथमिक शिक्षा हम घर घर तक पहुंचा देंगे। भारत का एक भी ऐसा बालक नहीं बचेगा जो कि प्राथमिक शिक्षा से वंचित होगा, ठीक ना। 1-1 किलोमीटर पे हम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करवाएंगे, जो रूरल विलेज हैं, ठीक ना, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अंचल हैं, पहाड़ी इलाके हैं, दुर्लभ इलाके हैं, हर जगह विद्यालय को खोला जाएगा, जिससे कि जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य है वो प्राप्त होगा। तो यानी इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, ठीक ना। फिर क्या हुआ, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत थोड़ा चेंजिंग हुआ। छियासी संशोधन में, ठीक ना, क्या इसको हिंदी बोलेंगे आपका, 86वें संशोधन में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया। अब देखिए, इससे पहले 45वें अनुच्छेद में क्या था कि 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगा, ठीक ना। जरूरी नहीं था, मतलब उसको प्रयास करना है, प्रयास करेगा था। लेकिन अभी क्या हुआ, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या हुआ कि 46वें संशोधन के तहत इसमें संशोधन करके 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, यानी उसका मौलिक अधिकार बना दिया गया कि नहीं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा निःशुल्क भी होगी और अनिवार्य भी होगी और दी जाएगी, ठीक ना। 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। मैंने बोला था ना कि एक टाइम लिमिट के अंदर उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो 2010 तक इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो जाना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन एक होम टू होम पहुंच जाना चाहिए, घर से घर तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक ना। प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायतों को प्रतिभागी बनाना।
अब देखिए जो गाँव में प्राइमरी विद्यालय होते हैं, उनके देखभाल के लिए वहाँ पे सही से टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे जो मध्याह्न भोजन योजना है सही से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, इस और जो बच्चे वहाँ नाम लिखाए हैं, ऐसा तो नहीं कि नाम लिखा के वे घर के काम कर रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं, उनको बुक्स, ड्रेस सब प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं। इसके लिए पंचायत को प्रतिभागी बनाना, जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं, जो सचिव हैं, वो भी स्कूल की देख-रेख करेंगे और स्कूल को आगे बढ़ाने में, बच्चों को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाएँगे। केंद्र सरकार के तरफ से जो भी नोटिस आएगा, जो भी आदेश आएगा, उसको पालन करेंगे, ठीक ना? ये चीज़ था। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे क्या है कि प्राथमिक शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने की अभिव्यक्ति। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा को उच्च स्तर पर, उच्च स्तर का मतलब क्या है कि प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा के मानक है उसको हम पूरा करें और बालक का सर्वांगीण विकास इस स्तर से हम कर सकें, ठीक ना? केंद्र प्लस राज्य दोनों की साझेदारी थी सर्व शिक्षा अभियान में। इसके अंतर्गत केंद्र कोऑर्डिनेट कर रहा था इस योजना को और साथ ही साथ स्टेट भी कोऑर्डिनेट कर रहा था इस योजना को, ठीक ना? तो केंद्र प्लस राज्य दोनों, स्टेट प्लस सेंटर दोनों इसकी देखभाल कर रहे थे इस योजना की, ठीक ना? स्टेट अपना स्टेट में देख रहा था और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल लेवल से देख रही थी कि योजना कैसे वर्क कर रही है, ठीक ना? विद्यालय प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास। सामुदायिक स्वामित्व का अर्थ ये है कि जैसे पंचायत को हमने पार्टिसिपेट कराया कि पंचायत देखभाल करेगा स्कूल की कि स्कूल सही से वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार गांव में महिला संघ होते हैं, ग्रामीण शिक्षा समितियां होती हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं। तो ये सब मिल के मतलब देखेंगे, ठीक ना? सभी के प्रयास से, यानी सबको मिला जुला कर प्राथमिक शिक्षा के स्ट्रक्चर को सही बनाने की बात की गई थी। गुणवत्तापूर्ण बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा की मांग की पूर्ति के लिए चलाई गई योजना थी। आपको पता है कि जो प्राथमिक हमारा शिक्षा थी, जो प्राइमरी एजुकेशन था, कहीं-कहीं अगर विद्यालय खुल भी गए थे उस समय, तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं था, वहाँ पे प्रशिक्षित शिक्षक नहीं थे, ठीक ना? वहाँ पे अ अनट्रेन्ड टीचर थे, उनको डिलीवरी ऑफ एजुकेशन नहीं आता था, हमारा करिकुलम भी अच्छा नहीं था। तो एक बेसिक एजुकेशन की हमारे देश में मांग उभर रही थी, जिसको फुलफ़िल करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया था, ठीक ना? गरीब बच्चों की मानव क्षमताओं को सुधारने का अवसर प्रदान करने का प्रयास। देखिए क्या हुआ था कि उस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, जिसके कारण अपने बालक को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे माँ-बाप, घर पे काम करवाते थे, उससे कुछ पैसे मिल जाते थे तो कुछ हेल्प होता था, ठीक ना? तो उससे क्या होता था कि बच्चे का जो अपना क्षमता था, एक मानव का जो क्षमता होता है, वो कहीं न कहीं माइनस में जा रहा था, ठीक ना? लेस हो जा रहा था। तो उसको सुधारने का एक अवसर भी था क्योंकि सारी चीज़ें फ्री थी, मिड डे मील की योजना लाई गई थी। तो ठीक ना, तो इसके लिए क्या हुआ था कि अब स्कूल जाएगा बच्चा, खाना भी खाएगा, जितना उसका आहार है तो उसका न्यूट्रिशन की तरफ से भी विकास होगा, बालक पढ़ेगा, एक अच्छे वातावरण में रहेगा तो एक जो मानव कैपेसिटी है, जो मानव क्षमता है, उसका भी विकास हो सकेगा। बच्चे को हम स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि उसके अंदर एक मानव क्षमता का विकास हो सके, बच्चा अपना निर्णय खुद से ले सके, आत्मनिर्भर बन सके और जो उसके भावी जीवन में समस्याएँ आने वाली हैं, उसको खुद से सुलझा सके। यही तो शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक ना? फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या है? 8 कार्यक्रम इसके अंतर्गत शामिल थी, एसएसए के अंतर्गत 8 कार्यक्रम शामिल थी, ठीक ना? आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बाल समन्वित विकास योजना, इसमें क्या था कि सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेटेड करके बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे, ठीक ना? आंगनवाड़ी भी इसी के अंतर्गत शामिल था, जो छोटे बच्चे थे उनको आंगनवाड़ी में पहले भेजा जाता था, उनको पोलियो ड्रॉप वगैरह, सत्तू वगैरह जो-जो आते हैं उसके अंतर्गत सारी चीज़ें होती थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना हुई। ये बालिकाओं के लिए विशेष रूप से इस पे ध्यान दिया गया, 2004 में इसको लाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण अंचलों और दुर्लभ पहाड़ी इलाकों में जो बालिकाएँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक की बच्चियाँ हैं, उनको वो शिक्षा से वंचित हो रहे थे, तो उनके कारण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को लाया गया और इसके तहत घर-घर जाकर बच्चों को पकड़ा गया, जो बालिकाओं को पढ़ाना नहीं चाहते थे, उन्हें जागरूक किया गया अनेक कार्यक्रमों के तहत और उनका नामांकन करवाया गया, ठीक ना? फिर इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं। तो सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताओं में क्या है, यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम है। मैंने बताया ही कि एक समय के अंतर्गत 2001 में आया और 2010 तक प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करने की बात कही गई थी, ठीक ना। देश भर में गुणवत्ता वाली बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति एक अनुक्रिया थी। उस समय हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं था बेसिक स्तर पर, तो बेसिक स्तर पर क्वालिटी एजुकेशन लाने की हमारे यहाँ मांग होने लगी। तो उस मांग के प्रति जो रिस्पांस था गवर्नमेंट के तरफ से, वो रिस्पांस ही आपका सर्व शिक्षा अभियान था, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधन में सामुदायिक स्वामित्व की बात की गई थी कि यानी इसमें पंचायती राज संस्थाएं भी पार्टिसिपेट करेंगी, विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ग्राम स्तरीय शिक्षा समिति भी इसको देखेगी, अभिभावक शिक्षक संघ जो हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होता है उसके द्वारा भी स्कूल की जो योजनाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाएगा, स्कूल की जो कार्यप्रणाली है उसको मजबूत किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा संघ भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आदिवासी स्वायत्त शासी परिषदों से भी इसमें सहायता ली जाएगी। तो इन सब की प्रभावी सहभागिता से जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात कही गई थी उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक ना। इसके अलावा इसमें केंद्र प्लस राज्य प्लस स्थानीय शासन की साझेदारी थी, ठीक ना। तीनों के मदद से इस योजना को अंजाम दिया जा रहा था। प्राथमिक शिक्षा में अपनी दृष्टि विकसित करने हेतु राज्यों को अवसर दिया गया था, ठीक ना, कि इस योजना के तहत स्टेट के पास भी काफ़ी अथॉरिटी थी। इस योजना को धरातल पर कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से वे लागू कर सकते हैं, इसके लिए उनके पास एक अवसर था कि वे कैसे अपने राज्य की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कैसे बेहतर स्ट्रक्चर दें, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रबंधन, ठीक ना। अब सर्व शिक्षा अभियान को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था, ठीक ना, या किस तरीके से मॉनिटरिंग किया जा रहा था। तो केंद्रीय स्तर पर क्या था कि एलिमेंट्री शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की स्थापना की गई थी, सामान्य परिषद की एक स्थापना की गई थी जो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य कर रही थी। इसके उपसभापति मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के मंत्री थे। इसमें जो सदस्य थे सचिव थे, संयुक्त सचिव थे, ठीक ना। व्यवहारिक स्तर पर लागू करने के लिए कार्यवाही समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय व भारत सरकार था, उपाध्यक्ष संयुक्त सचिव था। तो इन सब की मदद से इसको कंट्रोलिंग किया जा रहा था और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, ठीक ना। इसके कार्यक्षेत्र की बात कर लें तो ईजीएस भर्ती हो या अतिरिक्त पदों का स्थानांतरण होता था, संगठनात्मक गतिशीलता व वार्षिक रिपोर्ट जांच, विद्यालय सुविधाओं का विकास इत्यादि कामों को देखा जाता था, ठीक ना। राज्य स्तर पर स्टेट मिशन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। सामान्य परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे, जैसे वहाँ प्रधानमंत्री थे। कार्यकारी समिति मुख्य सचिव थे, सचिव और शिक्षा ये सचिव और मुख्य सचिव जो थे ये शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहे थे, ठीक ना। तो इस प्रकार से सेंटर और स्टेट का इसका प्रबंधन था। और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सर्व शिक्षा अभियान ही मैं चाह रहा था कि कंप्लीट करूं। इसके बाद आपका टॉपिक है, मैं बता दे रहा हूं टॉपिक, बाकी आज पढ़ाऊंगा नहीं इसको, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक ना। प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। और इसके बाद आपका इसी यूनिट में टॉपिक है हिंडरसेंस टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचने, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उस पर हम बात करेंगे। तो छोटा सा है, एक वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो एक वीडियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 का बी, ठीक ना। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे मैं पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो हम लोग जल्द ही, हो सकता है कल मॉर्निंग में ही वीडियो आ जाए, तो मैं जो बचा हुआ टॉपिक है यूनिट 2 का ए उसको भी मैं कवर कर दूँगा, ठीक ना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।